हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। गाइस, आज हम लोग एक न्यू चाइनीज़ ड्रामा के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है आवर डेज। ड्रामा की शुरुआत में हम शियांग को देखते हैं जो कि हमारे फीमेल लीड के डैड हैं, और जिस तरीके से हम उन्हें अपनी नेबर से बात करता हुआ देखते हैं उससे पता चलता है कि वो काफ़ी खुश मिजाज इंसान है और वो सभी से काफ़ी अच्छे से बात करते हैं। फिर वो अपनी फ्रेंड के पास जाते हैं क्योंकि उनकी बेटी ने उनके लिए एक स्पेशल वाइन भेजी थी जो वो सभी के साथ शेयर करने के लिए लेकर आए थे। फिर उनमें से एक फ्रेंड शियांग की तीनों बेटियों के बारे में बताते हैं जो कि अपनी लाइफ में काफ़ी सक्सेसफुल है। उनमें से सबसे बड़ी बेटी शियान है जिसने शंघाई में खुद का घर खरीदा है, और उसका हस्बैंड गाओपिंग काफ़ी हैंडसम और एजुकेटेड है। उनके 2 बच्चे भी है जिसमें एक लड़का और एक लड़की है। फिर हमें सेकेंड लीड जोंग और उसके हस्बैंड देंग के बारे में बताया जाता है जो कि लोकल इकोलॉजी ब्यूरो में साथ काम करते हैं और दोनों एक दूसरे से काफ़ी प्यार करते हैं, पर हकीकत में वो दोनों छोटी छोटी बातों को लेकर बहस किया करते थे और दोंग का इस रिलेशनशिप में कुछ खास इंटरेस्ट नहीं लग रहा था। वो अपना ज़्यादातर टाइम गेम और ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ बात करने में लगा रहता था। फिर हमें सबसे छोटी बेटी नान के बारे में बताया जाता है जिसे अपने आर्ट में मास्टर डिग्री के बाद अपनी स्टूडियो खोल लिया और अभी वो सिंगल है। इसी चीज़ को लेकर डैड के सभी फ्रेंड्स कहते हैं कि उसका कोई बॉयफ्रेंड तो ज़रूर होगा, पर डैड कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो सबसे पहले वो मुझे बताती। लेकिन हम देखते हैं कि उसका जियांग नाम का बॉयफ्रेंड है जो उससे पूछता है कि वो उसे अपने फादर इन लॉ से कब मिलवा रही है, जिस पर वो थोड़ी सी परेशान हो जाती है। सीन अब यहाँ से शियान पर आता है जो कि एक लोकेशन पर पहुंचती है जहाँ पर उसकी असिस्टेंट उसे बताती है कि इस घर में जितने भी स्मार्ट सिस्टम हैं वो सभी हमने डिज़ाइन किए हैं, और टेलीविज़न में जो वॉइस फीचर है वो बाय डिफ़ॉल्ट हमेशा ऑन रहता है। इसलिए यहाँ की ओनर को लगता है कि हम उनकी प्राइवेट इन्फॉर्मेशन या फिर कन्वर्सेशन कहीं और सेंड करते हैं। ऊपर से उसके हस्बैंड को पता चला है कि उसकी वाइफ उसे चीट कर रही है, इसीलिए वो डिवोर्स चाहता है। अब अंदर जाने के बाद शियान का एक्सपर्ट उसे बताता है कि टीवी के अलावा कोई भी गैजेट हमारे सिस्टम से कनेक्ट नहीं है, इसलिए अब ओनर को लग रहा है कि उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन इनके फीचर की वजह से लीक हुई है और अब उनका डिवोर्स होने वाला है, इसीलिए वो इन पर केस करना चाहती है। लेकिन शियान जानती थी कि उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, इसलिए वो इस रूम को अच्छे से चेक करती है। जब ऊपर एसी डक्ट को चेक किया जाता है तो उसमें से एक माइक्रोफोन मिलता है जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर शियान उस लेडी से कहती है कि ये प्रोडक्ट हमारा नहीं है, और अगर फिर भी वो नहीं मानना चाहती तो शियान अपनी लीगल टीम उसके पास भेजने की बात करती है, जिस पर वो लेडी कुछ भी नहीं कह पाती क्योंकि माइक्रोफोन इसका मतलब उसके हस्बैंड ने वहाँ पर लगाया था, जिसे पहले ही उस पर शक हो चुका था। जब वो वहाँ से जा रहे थे तब शियान को उसकी डैड का मैसेज आता है जो उसे कुछ बात डिस्कस करने के लिए घर पर बुलाते हैं, तो वो डैड से मिलने के लिए निकल पड़ती है। लेकिन रास्ते में वो ये बात अपनी सिस्टर से भी डिस्कस करती है कि डैड को लगता है कि मैं उनके साथ वाले घर में रहती हूँ, तो वो जब मर्जी चाहे मुझे बुला लेते हैं, जबकि मुझे वहाँ पर पहुँचने में 2 घंटे लगते हैं। तो जोंग रिप्लाई करती हैं कि वो अभी काम पे थी लेकिन अब उसे लीव लेनी होगी, और इसी तरह नान को भी अपना काम बीच में ही छोड़ना पड़ता है। कुछ देर बाद ही तीनों जब घर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि मॉम और डैड तो यहाँ पर है ही नहीं, और दोनों घर की बैक साइड पर फोटोज़ क्लिक कर रहे थे, जो कि उनकी आवाज़ सुनकर उसे वहाँ पर बुला लेते हैं, जहाँ वो उन्हें बताते हैं कि यहाँ पर एक रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू होने वाला है जिसकी वजह से यहाँ पर रहने वाले लोगों के घर अब सेफ नहीं है। अंदर आने के बाद फिर वो उन तीनों को बताते हैं कि अगर रीडेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू हुआ तो उन्हें इस घर के बदले अच्छे खासे पैसे मिलेंगे, जिसे उन्होंने 4 पार्ट्स में डिवाइड करने का सोचा है। इस पर नान मना करने लग जाती है कि मुझे इतने सारे पैसे नहीं चाहिए। जोंग भी बोलती है कि मुझे भी इन पैसों में से कुछ नहीं चाहिए। वो अपने पैसे भी नान को देने के लिए कहती है, जिसकी बातों से डैड को लगता है कि वो कम अमाउंट मिलने से गुस्सा है और उनकी बहस होने लग जाती है। तभी शियान डैड से पूछती है कि कौन सी ऑफिशियल अथॉरिटीज से आपने कहा है कि यहाँ पर रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट होने वाला है, और अगर आगे कभी यहाँ पर ऐसा होता भी है तो वो पैसे आप लोग अपनी रिटायरमेंट के लिए रख लेना। जिसके बाद जोंग गुस्सा होकर वहाँ से जाने लगती है क्योंकि वो अपना काम छोड़कर यहाँ पर आई थी, जबकि डैड की सारी बातें र्यूमर्स थी जिसे मॉम वापस चलने के लिए कहती हैं, पर वो नहीं मानती। तो सभी भी उसे मनाने के लिए आते हैं। जोंग कहती है कि मैं जब भी कुछ कहती हूँ तो सभी को मेरी बातों से प्रॉब्लम ही रहती है। उसे लगता है कि उसके पेरेंट्स को उसकी जगह पर एक लड़का चाहिए था, इसीलिए उन्होंने उसे कंट्री साइड अपने से दूर भेज दिया। इधर ये लोग बात कर ही रहे थे कि नान जो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर बात कर रही थी उसका फ़ोन गलती से स्पीकर पर लग जाता है और वो उसे कहता है कि उसे लेने के लिए कब आए। लड़के की आवाज़ सुनकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं कि नान किससे बात कर रही थी। सभी के बार बार पूछने पर वो बता देती है कि उसका
एक बॉयफ्रेंड है और उसका नाम जियांग है। ये बात सुनकर सभी लोग सरप्राइज हो जाते हैं और पूछते हैं कि वो कौन है। तो नान रिवर की साइड इशारा करती है जहाँ पर एक ओल्ड मैन खड़ा हुआ था। उसे देखकर सभी लोगों को गलतफहमी हो जाती है कि ये आदमी नान का बॉयफ्रेंड है। इस पर वो उन्हें मना करके ऊपर बिलबोर्ड पर देखने के लिए कहती है, जिस पर उसके बॉयफ्रेंड जियांग की फोटो लगी हुई थी। शान उसे देखकर पहचान जाती है कि ये तो पॉपुलर रियल एस्टेट एजेंट है और काफ़ी सक्सेसफुल भी, लेकिन वो काफ़ी ओल्ड लग रहा था। तो डैड उसकी एज पूछते हैं, जिस पर नान जब अर्ली 40s बताती हैं तो डैड ये जानकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन दोनों के बीच काफ़ी एज डिफरेंस था। साथ ही नान यहाँ पर यह भी रिवील करती है कि उसकी एक बार शादी हो चुकी है और अब वो डिवोर्स है। उसकी एक 15 साल की बेटी है जो कि अब्रॉड में रहती है, जिसकी ये बातें सुनकर सभी लोग शौक रह जाते हैं। इसीलिए डैड गुस्सा होकर मॉम को अपने साथ अंदर लेकर चले जाते हैं और नान से भी कह देते हैं कि उसका जो मन करे वो कर सकती है। फिर जोंग भी वहाँ से चली जाती हैं, पर शियान नान को अपने साथ ले जाती हैं। वहीं डैड घर पहुँचने के बाद गुस्से में अपने शूज़ निकालते हैं, जो देखकर मॉम उससे कहती हैं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई बात है तो तुम्हें बच्चों से कहनी चाहिए थी ना कि इस तरीके से गुस्सा करना चाहिए था। इतने में वहाँ पर पुलिस आती है जो कि मॉम को एक केस इन्वेस्टिगेशन के सिलसिले में अपने साथ ले जाना चाहती थी। तो डैड जल्दी से शियान को कॉल करके वापस बुला लेते हैं और उन्हें वो नोटिस दिखाते हैं जो कि पुलिस ने उन्हें दिया था। यहाँ हमें एक बात पता चलती है कि शियान का पहले भी एक डिवोर्स हो चुका है और डैड उसके एक्स हस्बैंड से मदद मांगने के लिए कहते हैं क्योंकि उसके पुलिस में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स है, पर शियान मना कर देती है। शियान फिर नान को डैड का ख्याल रखने के लिए कहकर खुद अपने लॉयर से बात करके पुलिस स्टेशन के लिए निकल पड़ते हैं। जहाँ पहुँचने पर उसका लॉयर उसे बताता है कि आपकी मॉम की पुरानी कलीग प्रोस्टिट्यूशन में इन्वॉल्व थी, जिससे रिलेटेड इंक्वायरी के लिए पुलिस उन्हें यहाँ पर लेकर आई। लॉयर ये भी बताता है कि मुझे आपकी मॉम से पता चला कि उनकी उस कलीग ने अब अपना ब्यूटी सैलून खोल लिया है, जिसके लिए आपकी मॉम कुछ कस्टमर्स को रिकमेंड कर रही थी और रिकमेंडेशन फीस भी ली थी। लेकिन इस प्रोस्टिट्यूशन रैकेट के बारे में वो कुछ भी नहीं जानती थी। शानू से पूछते हैं कि इस केस में वो कितना फंस सकती है। इस पर लॉयर कहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा उन पर कस्टमर्स को वहाँ पर भेजने के चार्ज लग सकते हैं, जिसकी सज़ा 5 साल है, जिससे शान की टेंशन काफ़ी बढ़ जाती है। लेकिन जब तक सब कुछ प्रूफ नहीं हो जाता तब तक उन्हें डिटेंशन के लिए 37 डेज तक यहीं पर रहना पड़ सकता है। जिसके बाद शान किसी चाइजन को कॉल करती है जो कि मीटिंग में होने की वजह से कॉल पिक नहीं कर पाया था। वहीं नान और जोंग डैड को शांत होने के लिए चाय देते हैं, पर मॉम की टेंशन में वो पीने से मना कर देते हैं। नान फिर उन्हें समझाती हैं कि जब तक शान वहाँ पर है वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। दूसरी तरफ शान किसी गाँव नाम के आदमी से जाकर मिलती है। वहाँ वो उसे अपनी सारी प्रॉब्लम बताती हैं, जिस पर पहले तो वो हंसने लग जाता है, लेकिन फिर इसके लिए माफ़ी मांगता है। शान अब उसे मदद मांगती है कि उसके तो डिपार्टमेंट में काफ़ी कॉन्टैक्ट्स हैं, अगर किसी तरीके से वो उसकी मॉम की केस को प्रायोरिटाइज कर सके। इस पर गाँव उसके क्लोज आने लग जाता है और उसे टच करने की कोशिश करता है। ये देखकर वो पीछे हट जाती हैं और उसे एक बैग दिखाती हैं जो वो उसकी वाइफ को गिफ्ट देना चाहती थी। इतने में वेट्रेस बिल लेकर आती है तो उसे पे करने के लिए खुद ही चली जाती है, जिसके लिए गाँव उसे थैंक्स भी कहता है। अब जब शान बिल पे करके वापस आती है तो गाँव को कॉल पर किसी से बात करते हुए सुन लेती है कि शान अपने 40s की एज में है और खुद को अब भी एक यंग लड़की समझ रही है। मैंने उसे कितनी बार बुलाया, लेकिन आज जब उसे ज़रूरत पड़ी है तो वो खुद मेरे पास आ गई। उसके कॉल रखने के बाद शान उसे गुड बाय कहकर चली जाती है और गाँव भी उसे कहता है कि उसका काम हो जाएगा। शान अब जैसे ही घर पहुंचती है तो उसे चाइजन का मैसेज आता है जो उसे बताता है कि मीटिंग की वजह से वो उसका कॉल पिक नहीं कर पाया। इस पर वो उसे बताती है कि कुछ फैमिली मैटर है, जिसके बाद चाइजन बोलता है कि ये यंग कम्युनिटी प्रोजेक्ट हेडक्वार्टर से अप्रूव नहीं हो पाया, जिसका कारण वो मिलकर उसे बताएगा। वहीं घर पर सभी लोग सफाई कर रहे थे क्योंकि उन्हें लग रहा था कि मॉम वापस से आने ही वाली होंगी, लेकिन जब शान को सभी अकेले वापस आते हुए देखते हैं तो उदास हो जाते हैं। शान सभी को सारी सिचुएशन समझाती है और कहती है कि जब तक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो जाती मॉम वहीं पर रहेंगी और वो उनसे मिल भी नहीं सकते। तो वो सभी मॉम की मेडिसिन और बाकी ज़रूरत का सामान पैक करने लग जाते हैं ताकि वो उन तक उसे पहुंचा सके। डैड भी दुखी होकर घर से बाहर चले जाते हैं, जिनके पीछे पीछे नान भी आती है और उनसे पूछती है कि वो कहाँ पर जा रहे हैं, लेकिन वो कुछ नहीं कहते। वहीं हम देखते हैं कि शान पहले ही मॉम के पास मेडिसिन पहुंचाने के लिए चली गई थी, पर उसे अंदर जाने नहीं दिया जाता और अंदर से पुलिस उसे कल आने के लिए कहती है। तभी शान के पास नान का फ़ोन आ जाता है जो उसे बताती है कि डैड अचानक से बेहोश हो गए हैं और वो एम्बुलेंस से उन्हें हॉस्पिटल लेकर जा रहे हैं। नान बताती है कि वो बैंक में अपना बैलेंस चेक करने के लिए गए थे और वहीं पर बेहोश हो गए। इतने में बैटरी ख़त्म होने से शान का कॉल कट हो जाता है, जिसे चार्ज पर लगाने के लिए वो अपनी कार की तरफ भागती है, पर वहीं पर गिर जाती है। उसके पैर में काफ़ी चोट लगी थी, इसलिए वो वहीं पर गिर जाती है और रोने लगती है क्योंकि उसका फ़ोन भी टूट गया था। जिसके बाद वो पुलिस से फ़ोन मांगती है यूज़ करने के लिए।
और वो फ़ोन से अपने बॉस चाइजिन को कॉल करके बताती है कि उसका फ़ोन टूट गया है और कार में पेट्रोल भी ख़त्म हो गया है। उसे सिर्फ उन्हीं का नंबर याद था, इसीलिए वो उसे मदद मांगती है ताकि वो उसे पिक कर सके और वो उन्हें नान को इस नंबर पर कॉल करने के लिए कहती है। शान को अभी थोड़ी देर तक वहीं पर वेट करना था, इसलिए पुलिस वाले उसे बैठने के लिए चेयर देते हैं। फिर उसी फ़ोन पर नान का कॉल आता है जो उसे बताती है कि डैड को होश आ गया है और अभी डॉक्टर उनका सिटी स्कैन करेंगे। शान भी अब उसे अपनी सिचुएशन बताती है और कहती है कि वो कल ही वहाँ पर आ पाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइजिन को शान के पास आते आते रात हो जाती है, जो उसे संभाल कर कार में बैठाता है क्योंकि उसके पैर पर चोट लगी हुई थी। चाइजुन उसे एक फ़ोन भी देता है जो कि वो यूज़ कर सके और कहता है कि उसके हस्बैंड गाओपिंग को इस सिचुएशन में उसके साथ होना चाहिए, पर शियान कहती है कि इस वक्त वो बच्चों का ख्याल रख रहा होगा। इसके बाद वो उसे अभी की सारी बात बताती है कि कैसे उसकी मॉम को फंसाया गया और डैड भी बीमार हो गए। ये सब कुछ सुनने के बाद वो उसे वापस से डिटेंशन सेंटर लेकर जाता है जहाँ उसकी मॉम को रखा गया था। वो बताता है कि उसके अंकल भाई यहीं पर काम करते हैं तो वो उसकी मदद कर सकते हैं। शाना अंदर चली जाती हैं। वहीं हॉस्पिटल में डैड को एक रात ऑब्जर्वेशन में रखने वाले थे तो नान जोंग से कहती है कि कल तुम्हारी लाइव स्ट्रीमिंग है तो तुम्हें वहाँ पर जाना चाहिए, पर जोंग फिलहाल जाने से मना कर देती है। फिर वो उसके बॉयफ्रेंड को लेकर सवाल करती है कि जियांग तो काफ़ी रिच है, उसके पास तो काफ़ी लड़कियां होंगी, पर उसने तुम्हें ही क्यों चुना, क्योंकि इस चीज़ की कोई भी गारंटी नहीं कि वो सिर्फ तुम्हारे ही साथ अच्छे से बिहेव करता हो। वैसे नान भी अभी इस चीज़ को लेकर श्योर नहीं थी कि आने वाला टाइम में वो भी उससे इतना ही प्यार करेगी या फिर नहीं। सीना वापस से शियान पर आता है जिसका काम हो गया था, जिस सब के लिए वो चाइजुन को थैंक्स बोलती है उसकी इतनी मदद करने के लिए। फिर जब शियान कार में बैठती है तभी चाइजुन उसे बैंडेज और कुछ मेडिसिन देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जोंग वापस से घर पर आ गई थी। जब उसका हस्बैंड देंग धीरे से रात को घर में घुस रहा था तब वो जोंग को अचानक से देखकर चौंक जाता है। जोंग उसे पैसों के बारे में पूछती है जो कि उनके जॉइंट अकाउंट में पड़े थे, तो देंग बोलता है कि तुम्हें अचानक से इसके बारे में क्यों जानना है। इस पर जोंग कहती है कि मेरे मॉम डैड ने अपनी सेविंग्स एक स्कैम में खो दी और उसमें से कुछ अमाउंट मैं उन्हें देना चाहती हूँ, लेकिन देंग कहता है कि तुम्हारे पेरेंट्स को खुद ही मैटर हैंडल करना चाहिए। उसकी बात उसे लग रहा था कि वो बताने से हिचकिचा रहा है, लेकिन जैंग की बार बार पूछने पर वो बताता है कि उसने वो पैसे शियान फेंग को उधार दे दिए, जो सुनकर जोंग गुस्सा हो जाती है कि वो भला ऐसे कैसे कर सकता है, ये पैसे उन दोनों की सेविंग्स के हैं और वैसे भी फेंग कोई घर या कार तो खरीद नहीं रहा कि उसे इतने सारे पैसों की ज़रूरत पड़े। पर देंग इस पर कुछ भी नहीं कहता। सीन अब शिफ्ट होता है और हम शियान को देखते हैं जिसका हस्बैंड गाओपिंग उसकी चोट पर फर्स्ट एड कर रहा था। जब शियान उसे बताती है कि आज चाइजिन ने उसकी हेल्प की तो गाओपिंग पूछता है कि तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं किया। शियान बोलती है कि उसका फ़ोन टूट गया था और उसे सिर्फ चाइजिन का नंबर याद था। ये सुनकर गाओपिंग सस्पिशियस हो जाता है। उससे पूछता है कि तुम्हें चाइजिन का नंबर क्यों याद था, तो वो कहती है कि क्योंकि उन दोनों के नंबर में सिर्फ एक ही डिजिट का डिफरेंस है इसीलिए, लेकिन वो जेलस था। दूसरी तरफ जोंग देंग को फेंग से पूछने के लिए कहती है कि उसे उन पैसों की क्या ज़रूरत थी, पर ये चीज़ जोंग को गलत लग रही थी कि वो ऐसे कैसे पैसे देने के बाद उसे ये सब पूछ सकता है। लेकिन जोंग के बार बार बोलने पर वो फेंग को कॉल करता है, पर वो झूठा कॉल था। इतने में सामने से किसी का कॉल आ जाता है जिसे वो कट कर देता है, लेकिन उसका ये फेक कॉल पकड़ा जाता है। तभी उसे जेसिका नाम के नंबर से मैसेज आता है जिसमें एक लड़की पूछ रही थी कि तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे हो। जोंग उसे दोबारा कॉल करने के लिए कहती है, पर देंग मना कर देता है और कहता है कि वो कल करेगा क्योंकि अभी काफ़ी लेट हो गया है, जिसकी बात वो मान जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि डैड हॉस्पिटल में जब उठते हैं तो नान उनके पास में ही थी, जिससे वो जोंग के बारे में पूछते हैं तो वो उनसे कहती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग थी तो वो वापस चली गई, लेकिन वो आपके डिस्चार्ज होने के टाइम तक आ जाएगी। डैड फिर शियान को कॉल करने लग जाते हैं पर नान मना कर देती है क्योंकि शियान काफ़ी थक चुकी थी, उसे रेस्ट करने देना चाहिए। डैड मॉम की मेडिसिन के बारे में पूछना चाहते थे तो नान उनसे कहती है कि वो कल मॉम के पास पहुंच गई थी। फिर नान उनसे माफ़ी मांगती हैं कि उसे अपने बॉयफ्रेंड के बारे में पहले ही बता देना चाहिए था। वो उन्हें यकीन दिलाती है कि जियांग एक अच्छा लड़का है जिससे वो अगर एक बार मिलेंगे तो वो उन्हें भी काफ़ी पसंद आएगा, जिसके बाद डैड मान जाते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि डैड घर पर आ चुके थे जहाँ पर जोंग का हस्बैंड डैड को बता रहा होता है कि मॉम को किसी एंटी एडल्ट कंटेंट ऑपरेशन में पकड़ा गया है। ये चीज़ उसे एक फ्रेंड ने बताई है जो कि एक पुलिस वाला है। ये बात सुनकर डैड काफ़ी घबरा जाते हैं। तब शानू ने बताती है कि मॉम की कलीग जिसने अपना ब्यूटी सैलून खोला था
वहाँ पर वो ओल्ड मैन को स्पेशल सर्विस दिया करती थी, लेकिन मॉम को ये बात नहीं पता थी और वो कुछ कस्टमर्स को वहाँ पर जाने के लिए रिकमेंड करती थी, जिसकी वजह से पुलिस ने उन्हें ही पकड़ लिया। इसके बाद हम देखते हैं कि शियान जोंग को समझा रही होती है कि उसे इस तरीके से डैड के सामने ये सब नहीं कहना चाहिए, क्योंकि वो अभी अभी हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर आए हैं। तो जोंग कहती है कि तुम भी कौन सा मुझे सारी बात बताती हो। इस पर शियान कहती है कि ये सब बताकर मैं अपनी फैमिली को टेंशन में नहीं डाल सकती थी, और वैसे भी इन्वेस्टिगेशन अभी चल रही है तो हमें कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। तो जोंग कहती है कि तुमने कब से मुझे अपनी फैमिली का हिस्सा मानना शुरू कर दिया। मॉम जब अरेस्ट हुई तो किसी ने भी मुझे नहीं बताया, जिन सब बातों की वजह से उनके बीच बहस बढ़ने लग जाती है। तभी शान को गांव का कॉल आता है, जो कि उसकी मदद करने के लिए बात करना चाहता था, पर वो मना कर देती है और कहती है कि वो खुद ही देख लेगी, जिसके बाद वो वहाँ से घर चली जाती है। अब जब वो नान के साथ थी तभी उसे उसके लॉयर का कॉल आ जाता है, जो उसे बताते हैं कि उसकी मॉम इनोसेंट प्रूव हो गई है और वो लोग कल उन्हें ले जा सकते हैं। ये सुनने के बाद शियान और नान काफ़ी खुश होते हैं। वो ये बात जोंग और डैड को भी बताते हैं, जो सुनकर वो भी रिलैक्स हो जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें बताती हैं कि उनके सारे पैसे कहाँ पर चले गए। असल में मॉम ने वो पैसे अपनी फ्रेंड लिंचू फैन को उधार दिए थे। उन्होंने आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि उन्हें डर था कि आप मना कर दोगे। ये सब जानने के बाद डैड गुस्सा हो जाते हैं, क्योंकि वो पैसे उन्होंने नान की शादी के लिए इकट्ठा करके रखे थे। लेकिन फिर वो जल्दी ही शांत हो जाते हैं, क्योंकि एक बार उन्होंने भी उनकी मदद की थी, तो वो इस बात को भूल जाते हैं। रात में अब शियान सोने से पहले अपने हस्बैंड को वॉइस मैसेज करके बता देती है कि आज रात वो यहीं पर रुकने वाली है। तभी नान भी उसके साथ सोने के लिए आ जाती है, जिससे शियान उससे उसके बॉयफ्रेंड के बारे में पूछती है। तो वो शुरू से बताने लग जाती हैं कि वो लोग कैसे मिले थे और कैसे उनकी बात यहाँ तक पहुँची। वो उसे बताती है कि जियांग एक ऑर्फन है, जिसकी मॉम डैड एक एक्सीडेंट में मर गए थे और उसकी एक 5 साल की छोटी बहन भी है। इसलिए वो जियांग की तरफ इमोशनली और अटैच हो गई, जिसकी ऐसी बातें सुनकर वो उसे जल्दी सुला देती है। अगले दिन अब ये दोनों मॉम को डिटेंशन सेंटर से रिसीव करने के लिए जाते हैं, जहां मॉम उन्हें देखकर काफ़ी इमोशनल हो जाती है। शान उन्हें घर ले जाने से पहले अपने घर पर लेकर जाती हैं ताकि वो वहां पर पहले रेस्ट कर सके। दूसरी तरफ हम जोंग को देखते हैं, जिसके हाथ में बैंक की स्टेटमेंट थी और उसे पता चल गया था कि दैंग ने कोई भी पैसे उधार नहीं दिए हैं। इसलिए वो उसे इस बारे में पूछते हैं कि इन छोटी छोटी अमाउंट्स को उसने कहाँ पर खर्च किया है, जिस पर वो घबरा जाता है और फिलहाल उसे कोई भी जवाब दिए बिना वहाँ से वापस अपने काम पर चला जाता है। सीन फिर से शियान और नान पर आता है, जो कि मॉम को घर लेकर आ गए थे, लेकिन डैड कहीं पर दिखाई नहीं दे रहे थे। तभी डैड पीछे से आते हैं, जो कि मॉम के लिए उनकी पसंद की चीज़ें लेने के लिए गए थे। शियान और नान इन दोनों को अकेले बात करने के लिए छोड़कर अंदर चले जाते हैं, जिसके बाद डैड मॉम को बताते हैं कि उन्होंने उन्हें कितना मिस किया, पर मॉम इस बात से टेंशन में थी कि उनकी वजह से सभी को कितनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी। डैड उन्हें गले लगा लेते हैं और हिम्मत देते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद डैड उन्हें किचन दिखाते हैं कि कैसे उनके ना होने पर उन्होंने और बच्चों ने मिलकर सब कुछ अरेंज कर दिया है, जो कि मॉम ने बिल्कुल भी नहीं सोचा था। फिर जब शियान और नान वापस जा रहे थे तब मॉम डैड उन्हें बाहर तक छोड़ने के लिए आते हैं, लेकिन बाहर उन ओल्ड मैन की वाइफ खड़ी हुई थी, जिन्हें मॉम ने अनजाने में उस ब्यूटी सैलून जाने के लिए सजेस्ट किया था। उन सभी लेडीज़ का कहना था कि मॉम की वजह से उनके हस्बैंड्स ने अक्सर वहाँ पर जाना शुरू कर दिया था और अब वो कहीं भी चेहरा दिखाने के लिए लायक नहीं है, जो सबके लिए मॉम पर गुस्सा कर रहे थे। तो शियान बीच में बोलकर उनसे कहती है कि आपके हस्बैंड या फिर बच्चे क्या करते हैं, ये आपका पर्सनल मैटर है, इसमें मेरी मॉम का कोई भी हाथ नहीं है। उनकी ये बहस लड़ाई तक पहुंच जाती है, जो सब कुछ देखकर शियान एक झाड़ू उठा लेती है और उन्हें उनसे दूर रहने के लिए कहती है, वरना वो पुलिस को बुलाकर उन पर केस कर देगी। भले ही कुछ देर के लिए मामला शांत हो गया हो, पर मॉम और डैड पर इन सब का काफ़ी बुरा असर पड़ा था। शियान फिर अपने घर आने के बाद गांव से बात करती हैं कि वो कुछ दिन के लिए अपने मॉम डैड के यहाँ पर रहना चाहती हैं, जिसके लिए वो मान जाता है और कहता है कि कल मैं जाकर उन्हें ले आऊँगा। वो अब अगले दिन उन्हें लेने के लिए पहुंच जाता है, लेकिन जब मॉम अंदर सामान पैक करने के लिए जाती हैं तो गांव डैड से झूठ कहता है कि इस इंसिडेंट की बातें उसके एरिया में भी होने लगी हैं, लेकिन वो उन्हें झूठी हिम्मत देता है कि हम एक फैमिली है और हिम्मत से इस सिचुएशन का सामना करेंगे। डैड ये बात सुनकर हैरान होते हैं कि ये बात उनकी सोसाइटी तक भी पहुंच चुकी है। अब वो अंदर जाकर मॉम से बात करते हैं कि हमें गांव के घर रहने के लिए नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ रहने पर उन्हें भी हमारी वजह से शर्मिंदा होना पड़ेगा, जिनकी बात मॉम को भी सही लगती है। फिर डैड बाहर आकर गांव से बोलते हैं कि उन्होंने यहीं पर रहने का फैसला किया है, क्योंकि उन्हें यहाँ पर ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। और हम समझ पाते हैं कि ये सब गांव ने जानबूझकर किया है, इसीलिए कल रात उसने खुद यहाँ पर आने का फैसला किया था। वो घर जाकर अब ये बात शियान को बताता है कि मॉम डैड ने वहीं पर रुकने का फैसला किया है, जिस पर उसे यकीन नहीं होता। वो बोलता है कि वो नहीं चाहते हैं
कि उनकी वजह से हमारे या फिर हमारे बच्चों का नाम खराब हो। जिस बात पर शियान यकीन नहीं कर पा रही थी कि बात यहाँ तक फैल चुकी है, इसलिए कल वो खुद जाकर उनसे बात करने के बारे में बोलती है। सीन अब देंग पर आता है, जो कि रात को जोंग के लिए खाने के लिए लेकर आया था, क्योंकि वो उसे सिर्फ पैसों के बारे में जानना चाहती थी। इस पर वो बोलता है कि पैसों का वो कुछ न कुछ अरेंजमेंट कर ही देगा, लेकिन उसे कुछ टाइम चाहिए। जोंग जानती थी कि ये पैसे उसने गेम पर लगाए हैं, इसीलिए वो उसे काफी नाराज थे। देंग अब वॉशरूम का बहाना करके वहां से चला जाता है, क्योंकि उसे बार बार किसी का कॉल आ रहा था, जिस पर दूसरी तरफ से एक आदमी कहता है कि मैं तुम्हें मिस कर रहा था और कॉल करने के सिवाय मैं कुछ भी नहीं कर सकता। तो देंग कहता है कि उसके पास उसे देने के लिए और पैसे नहीं है। तो वो आदमी उसे धमकाता है कि अगर उसने पैसे नहीं दिए तो वो फोटोज उसकी वाइफ को सेंड कर देगा, जो सुनकर वो टेंशन में कॉल कट कर देता है, जिससे वो आदमी गुस्सा हो जाता है और उन फोटोज को जेंग को भेज देता है, जो देखने के बाद जोंग सीधा अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि तुमने पैसे यहाँ पर खर्च किए हैं। तब जाकर देंग उसे सारी बात बताता है कि एक दिन वो अपने दोस्त के साथ ड्रिंक करने के लिए गया था, लेकिन वो सभी कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो गए थे और अनजाने में उस टाइम देंग ने एक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया। उसमें से कुछ ऑनलाइन लोगों से चैट करने लगा, लेकिन उस ऐप ने उसके फ़ोन से सारा डेटा, मैसेजेस और फोटो वगैरह सब कुछ कॉपी कर लिया। फिर उसे अननोन नंबर से पैसों के लिए कॉल आने लगा, वरना वो उसका डेटा ऑनलाइन अपलोड कर देंगे। देंग को उस टाइम लगा कि कुछ पैसे देने के बाद वो लोग पीछा छोड़ देंगे, पर वो हर बार कॉल करके उसे पैसे मांगते रहे। जोंग कहती है कि फिर तो हमें पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए थी, पर इसके लिए वो मना कर देता है, क्योंकि उसका एक फ्रेंड पुलिस में काम करता है और अगर इस स्कैम के बारे में उसे पता चला तो वो अपने फ्रेंड सर्कल में मुंह नहीं दिखा पाएगा। इस पर जोंग जब उस पर गुस्सा करने लगती है तो देंग उसी को ब्लेम करता है कि अगर तुमने अपनी वाइफ का रोल अच्छे से निभाया होता तो मुझे उस ऐप की कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती और ना ही मैं स्ट्रेंजर से चैट करता, जिससे उनके बीच काफ़ी बहस बढ़ने लग जाती है और देंग अपने फ़ोन लेकर वहाँ से चला जाता है। अगले दिन फिर हम शियान को देखते हैं, जो कि मॉम से मिलने के लिए जाती हैं। वह मॉम उसे कुछ गिफ्ट देती हैं और उसके साथ अपने और डैड की सेविंग्स भी। मॉम डैड अपने तीनों बच्चों के लिए कुछ ना कुछ करना चाहते थे, इसलिए वो सभी के लिए कुछ ना कुछ प्लान कर रहे थे, क्योंकि मॉम को अपनी तबीयत अब खराब लगने लगी थी और उन्हें अभी तक इस बात का गिल्ट है कि उनकी वजह से उनकी फैमिली का प्राइड खत्म हो चुका है। जिस पर शियान उन्हें समझाती है कि सब कुछ पहले जैसा हो चुका है, तो ज़्यादा सोचने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आगे हम देखते हैं कि जिन लोगों ने मॉम डैड से लड़ाई की थी वो सभी कुछ गिफ्ट्स के साथ वहाँ पर आ जाते हैं। वो उन गिफ्ट्स को डैड के पास रखकर एक अपॉलॉजी लेटर पढ़ने लग जाते हैं, जिसमें लिखा हुआ था कि वो आइंदा कभी भी यहाँ पर नहीं आएंगे और उनकी वजह से उन्हें कोई भी परेशानी नहीं होगी। सभी मिलकर उनसे माफ़ी मांगते हैं। जो सब कुछ देखकर मॉम डैड और शियान हैरान थे। वो कुछ पूछ पाते उससे पहले वो सभी वहाँ से चले जाते हैं, जिसके बाद नान वहाँ पर आती है, जो बताती है कि उसने अपने बॉयफ्रेंड जियांग की मदद से इन सभी को लीगल नोटिस भिजवाया था, जिसके बाद वो लोग खुद ही सुधर गए। जिनकी ये सब बातें जोंग बाहर से सुन लेती है और उसे जब पता चलता है कि सब कुछ नॉर्मल हो गया है तो बिना उनसे मिले ही वापस लौट जाती हैं। अगले दिन हम देखते हैं कि न्यूज़ में शहर के ख़राब मौसम के बारे में बताया जा रहा था और इसी टाइम जोंग को अपनी लाइव स्ट्रीमिंग भी करनी थी, पर इस ख़राब मौसम के बाद भी वो रुकती नहीं है और स्ट्रीम को टाइम पर शुरू करने का फैसला लेती है। उसका कैमरामैन उससे कहता है कि आपको अपने हस्बैंड से कहकर गर्म कपड़े मंगवा लेने चाहिए, पर उससे जोंग नाराज़ थी, इसीलिए वो मना कर देती है। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद वो देंग को मैसेज कर ही देती है और साथ ही लोकेशन भी सेंड कर देती है। पर इस वक्त देंग अपने दोस्त के साथ ड्रिंक कर रहा था, जो मैसेज देख तो लेता है पर उस पर कुछ रिप्लाई नहीं करता। जोंग उसे डायरेक्ट कॉल करती है, लेकिन वो उसे भी इग्नोर कर देता है, जिसके बाद जोंग देंग के फ्रेंड शियांग को कॉल करती है, जो कि उसके साथ में बैठा हुआ था। देंग उसे कॉल उठाने से मना कर देता है, लेकिन वो फिर भी उठा लेता है और झूठ कह देता है कि देंग मेरे साथ में नहीं है, पर जोंग फिर भी उसको कॉल देने के लिए कहती है, जिस पे वो झूठ नहीं कह पाता और बता देता है कि वो मेरे साथ में ही है। जोंग अब उसे देंग को बताने के लिए कहती है कि वो उस तक कुछ कपड़े पहुँचा दे। दूसरी तरफ शिया से उसके बॉयफ्रेंड की बात करती है कि अभी उनकी शादी नहीं हुई है और फिर भी वो तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है। इस पर नान कहती है कि मैं तो बातों बातों में उससे अपनी प्रॉब्लम बताई थी, मुझे क्या पता था कि वो मेरी बात ही सीरियसली ले लेगा। लेकिन एक तरीके से नान के लिए अच्छा ही है कि वो उसकी इतनी फिक्र करता है और उसकी बातों को ध्यान से सुनता है। वहीं जोंग, जो कि इन तेज़ हवाओं में भी लाइव स्ट्रीमिंग कर रही थी, उसकी स्ट्रीम को उसके मॉम डैड भी देख रहे थे। वो आपस में बात कर रहे थे कि इतने ख़राब मौसम में उसे स्ट्रीम नहीं करनी चाहिए। तभी हवा और तेज़ चलने लग जाती है और जोंग खुद
को संभाल नहीं पाती और पास की नदी में गिर जाती है, जिसे फिर कैमरामैन जाकर निकालता है। जो सब कुछ स्ट्रीम में लाइव चल रहा था। पानी में गिरने की वजह से बीमार हो गई थी और वो हॉस्पिटल में थी। नर्स आकर उससे पूछती है कि उसकी फैमिली में से कोई आया है या फिर नहीं। इस पर वो मना कर देती है और नर्स के जाने के बाद रोने लग जाती है। अगले दिन वो जब घर पहुंचती है तो देखती है कि टेबल पर खाना और ड्रिंक्स बिखरे हुए थे। दैंग भी सोफे पर पड़ा हुआ था, जिससे वो गुस्से में उठाती है और बताती है कि कल उसके साथ कितना कुछ हुआ और जब उसने उसे मदद के लिए फ़ोन किया तो उसने उसे इग्नोर करके अपने दोस्त के साथ पार्टी करता रहा। जिस पर दैंग उसे माफ़ी मांगने के बजाय उसे शांत होने के लिए कहता है और फिर से सो जाता है। जो देखकर जोंग गुस्से में उसे मारने लग जाती है और उठने के लिए कहती है, पर दैंग कहता है कि तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या, मैं अभी अभी सोया हूँ। अभी ये सब काफ़ी ज़्यादा हो रहा था क्योंकि जोंग हर बार खुद ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए वो उसे डिवोर्स की बात करती है, जो सुनकर उसकी सारी नींद उड़ जाती है। इतने में सोफे के पीछे से फैंग निकलता है जो कि यहीं पर था और वो वॉशरूम चला जाता है। जोंग फिर टेबल के पास जाकर रोते हुए वहीं पर बैठ जाती है, जिस पर दैंग उसे चुप करवाने के बजाय उसे देखता रहता है। दूसरी तरफ हम गाँव को देखते हैं, जो कि स्टाफ रूम में जब जाता है तो वहाँ पर प्रोफेसर यांग उसे एक नई चेयर पर बैठाकर उसके फीचर्स दिखाने लग जाते हैं कि वो उनकी पुरानी चेयर से कितनी अलग और कंफर्टेबल है, और गाँव को भी अपने लिए एक चेयर मंगवाने को कहते हैं। वो उसे अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिलवा देंगे। फिलहाल वो कहता है कि इसके बारे में वो सोचेगा और वहाँ से चला जाता है। सीन अब शियान पर आता है, जो कि अपने बॉस चाइजन के साथ उनके कंप्यूटर और उनके स्मार्ट वॉइस सिस्टम पर मीटिंग कर रही थी। उसके पास अपने सिस्टम को प्रूव करने के लिए काफ़ी सारे आइडियाज़ थे, जिससे वो ओल्ड एज पीपल की हेल्प कर सके, पर हेडक्वार्टर शायद उसके लिए नहीं मानेंगे। लेकिन चाइजून उसे भरोसा दिलाता है कि उसका ये आइडिया एक बार वो हेडक्वार्टर से ज़रूर डिस्कस करेगा, जिसके लिए वो उसे थैंक्स कहती है। सीना वापस से दैंग पर आता है, जो कि काम के बीच में जोंग से मिलने के लिए ऑफिस जाता है, क्योंकि जोंग उसके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर रही थी। दैंग उसे बात करने के लिए बाहर चलने के लिए कहता है, जो वो उसे कल के लिए माफ़ी मांगता है और कहता है कि अगर मुझे पता होता कि तुम हॉस्पिटल में हो तो मैं ज़रूर आता। इस पर जोंग कहती है कि गलती मेरी ही थी, जो मैंने तुमसे ज़्यादा उम्मीदें लगा रखी थी। दैंग उसे बताने लग जाता है कि मैं दोस्तों के साथ में था इसीलिए नहीं आ सकता था, और तुम्हें ख़राब मौसम में स्ट्रीम करने के लिए किसने कहा था। इस पर वो गुस्से में कहती है कि हर बार जब भी हमारी लड़ाई हुई है तुमने मुझे वादा किया है कि तुम बदल जाओगे, पर ऐसा कभी भी नहीं हुआ और बात अब यहाँ तक पहुँच चुकी है। मैंने तुम्हें टेक्निकल एग्ज़ाम लेने के लिए कहा था, पर तुमने वो भी नहीं किया। न तुमने गेमिंग छोड़ी, ना ही ड्रिंकिंग। इस पर वो उल्टा उसे ही सुनाने लग जाता है कि बाकी सभी भी तो ये सब करते हैं ना, तो वो क्यों ना करे। इसीलिए जोंग अब उससे फिर से डिवोर्स की बात करती है, क्योंकि ऐसा करने के बाद फिर उसे कोई भी रोकने वाला नहीं होगा। लेकिन वो उसे डिवोर्स देने से मना कर देता है, जिससे वो गुस्से में वापस चली जाती है। सीन फिर गाँव पर आता है, जो वापस जा रहा था तो उसे पीछे से लीशु नाम की लड़की रोकती है और पूछती है कि क्या प्रोफेसर यांग का PhD स्टूडेंट बनना मुश्किल है। इस पर वो कहता है कि अगर तुम कैपेबल हो तो कर लोगी। वो उससे पूछती है कि अगर उसे कुछ समझ ना आए तो क्या वो उसे पूछ सकती है, तो गाओ उसे दाईवान से पूछने के लिए कहता है। लेकिन गाओ उनके रिसर्च इंस्टीट्यूट में सबसे ज़्यादा नॉलेजेबल है, इसलिए वो उसी से पूछना चाहती थी। फिर ल्यूशु को मेट्रो से वापस जाना था, तो गाओ उसे अपने कार से स्टेशन तक छोड़ने के लिए पूछता है, जिसके लिए वो मान जाती है। कार में बैठने के बाद गाओ से रिसर्च इंस्टीट्यूट के प्रोफेसर के बारे में बात करने लग जाता है, क्योंकि उनमें से एक ने किसी और इंस्टीट्यूट में अप्लाई करना अब बंद कर दिया था। इस पर लीशु उससे कहती है कि बाकी सभी लोग कहीं भी चले जाएं, पर वो यहाँ से काम ना छोड़े ताकि वो उसे हमेशा देखती रहे। इसी तरह की बातें करके वो उसे फ्लर्ट करने लग जाती है, जिस पर वो काफ़ी नर्वस हो चुका था। दूसरी तरफ हम शियान को देखते हैं, जिसने चाइजिन से नान के बॉयफ्रेंड जियांग के बारे में पता करने के लिए कहा था। चाइजिन उसे एक वॉइस रिकॉर्डिंग सुनाता है, जिसमें जियांग के बारे में बताया जा रहा था कि उसका डिवोर्स हुए 5 साल हो गए हैं और उसकी एक्स वाइफ और एक डॉटर अब कनाडा में रहती है। लेकिन अब उसे एक यंग और स्वीट लड़की मिल गई है जिससे वो शादी करना चाहता है। यहाँ वो यंग लड़की ज़रूर नान की बात कर रहा होगा, इसीलिए चाइजिन को ये आदमी सही लगता है। तो शियान मजाक में उससे कहती है कि अगर तुम्हें इतना पसंद है तो तुम खुद उससे शादी क्यों नहीं कर लेते, जिस पर वो हंसने लग जाते हैं। तभी शियान को उसकी डैड का फ़ोन आता है, जो बताते हैं कि नान जियांग को उनसे सैटरडे को मिलवाना चाहती है, तो वो भी मिलने के लिए मान जाती है। जिसके बाद डैड खुद जोंग के पास जाकर जियांग की आने वाली बात बताते हैं, लेकिन वो इसमें कुछ खास इंटरेस्ट नहीं ले रही थी। वो बहाना कर देती है कि इस वीकेंड उसे काम है, इसीलिए वो नहीं आ पाएगी। डैड उसे समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो नहीं मान रही थी। तो डैड को लगता है
कि वो अपने पानी में गिरने वाले इंसिडेंट से परेशान है। वो उसे कहते हैं कि उस चीज़ के बारे में लोग कुछ ही दिनों में भूल जाएंगे, लेकिन जोंग वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद डैड परेशान होकर घर पर वापस आ जाते हैं और मॉम को बताते हैं कि बात नहीं बनी, जिसका जिम्मेदार वो खुद को ही मान रहे थे, क्योंकि जब बच्चे छोटे थे तो उन्होंने ज़्यादा ध्यान शान और नान पर ही रखा था। फिर हम नान को देखते हैं जो कि अपनी वर्कशॉप पर काम कर रही थी। तभी शान वहाँ पर आ जाती है और फिर उससे जियांग के बारे में बात करती है कि क्या उसने तुम्हें अपने बारे में हर चीज़ बताई है। इस पर वो बताती है कि उसने मुझे हर चीज़ बताई है, यहाँ तक कि अपने पास्ट रिलेशनशिप के बारे में भी, और मुझे तब तक फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है जब तक वो मुझे अच्छे से ट्रीट करता है, जिससे शान को भी फिर कोई ऑब्जेक्शन नहीं होता। सीन अब जोंग पर आता है जो कि मेडिटेशन क्लास में थी। वहाँ की इंस्ट्रक्टर बाकी सभी को जोंग की पोस्चर से सीखने के लिए कहती है, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से कर रही थी। पर क्लास के बाद बाकी सभी जोंग की वो गिरने वाले वीडियो को देखकर उसका मजाक बनाने लग जाते हैं। ये चीज़ वो देख लेती है और बदले में उनसे कहती है कि वैसे भी वो हवा तुम्हें तो कभी उड़ा नहीं पाएगी, जो सुनकर उन्हें समझने में टाइम लगता है कि वो उनके फैट का मजाक बना रही थी। फिर जोंग जब घर जाती है तो देखती है कि देंग उसकी वो वायरल वीडियो देखकर काफ़ी हंस रहा था, जिस पर वो गुस्सा होकर उसे डांटने लग जाती है। वो उसे अपने ब्लैंकेट भी मांगती है जिस पर वो सो रहा था, लेकिन वो मना कर देता है और यहीं सोने की जिद करता है। ये देखकर अपने फ़ोन से वो उसकी फ़ोटो लेने लग जाती है और कहती है कि इसे वो ऑनलाइन अपलोड कर देगी, तभी सब लोगों को उसकी हरकत के बारे में पता चलेगा। जोंग के धमकाने के बाद वो उठकर अपने रूम में चला जाता है और जोंग अपना ब्लैंकेट वापस ले लेती है। अगले दिन हम देखते हैं कि शियान के कार का गैस खत्म हो गया था, इससे लोग गाँव से उसकी कार मांगती है, जिसे वो दे देता है। लेकिन तभी उसे कुछ याद आता है और वो भागता हुआ पार्किंग में जाता है, क्योंकि वो इसमें एक मैसेज डिवाइस भूल गया था जो वो किसी को देने वाला था। पर तब तक शियान उसे देख चुकी थी। वो उससे पूछते हैं कि तुम तो इसे किसी को दे चुके थे ना। तो वो बोलता है कि इसे वो मिस यान को देने के लिए गया था, लेकिन दायुआन ने पहले उनके लिए एक चेयर गिफ्ट के तौर पर ले आया था। इस पर शियान बोलती है कि इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है, एक स्टूडेंट अपने टीचर को ही तो गिफ्ट दे रहा है। पर गांव के मन में ये था कि उसका गिफ्ट उतना एक्सपेंसिव नहीं है उस शेयर के मुकाबले, लेकिन एक्सपेंसिव गिफ्ट देने के लिए उसके पास पैसे भी नहीं थे। तो शियान उसे अपने पैसे इस्तेमाल करने के लिए कहती है, लेकिन उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट उसे ऐसा करने से रोक रही थी। तो वो ये गिफ्ट अपने मॉम और डैड के लिए ले जाती है। घर पहुंचने पर मॉम उसे अपने बाल दिखाती हैं जिन्हें उन्होंने थोड़ा सा डाई किया था। शान उनकी काफ़ी तारीफ करती है कि वो उन पर सूट कर रहे हैं। तभी डैड वहाँ पर आते हैं जो कि डिनर की तैयारी कर रहे थे, क्योंकि आज नान का बॉयफ्रेंड आने वाला था उनसे मिलने के लिए। शान जब किचन में जाकर देखती हैं तो डैड ने इतनी सारी डिशेस बनाई हुई थी कि जैसे कोई फेस्टिवल हो। फिर डैड शान को बताते हैं कि उन्होंने जियांग के बारे में खुद से कुछ रिसर्च की और उन पॉइंट्स को उन्होंने एक पेज पर लिखा, जिससे वो शान को देते हैं। इसमें कुछ वो सवाल भी थे जिनके जवाब डैड जियांग से जानना चाहते थे, जैसे कि वो मंथली कितना कमाता है, उसके पास घर के कितने यूनिट्स हैं, उसके महीने का कितना खर्चा और काफ़ी सारी चीज़ें। सारी तैयारियां करते करते अब रात हो जाती है। तब शियान मॉम से जोंग के बारे में पूछती है। इस पर मॉम उसे बताती है कि उसकी डैड से बहस हो गई थी, इसलिए वो चली गई। इतने में नान भी आ जाती है, पर वो अकेली आई थी। जब डैड जियांग के बारे में पूछते हैं तो वो कहती है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग में जाना पड़ा, वो बाद में आ जाएगा। डैड तो हैरान थे कि वो इतने स्पेशल दिन पर दूसरे काम को कैसे इंपॉर्टेंस दे सकता है, पर मॉम जियांग की साइड लेती है ये कहकर कि वो बिजनेसमैन है तो इम्पोर्टेंट काम आ सकता है। फिर नान जब जोंग के बारे में पूछती है तो डैड उसे गुस्से में कहते हैं कि वो आए या फिर ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो यहाँ पर आकर सबका मूड खराब ही करेगी। अब उन्हें जियांग का वेट करते करते काफ़ी टाइम हो जाता है। नान जियांग को काफ़ी कॉल और मैसेजेस भी कर चुकी थी, लेकिन वो रिप्लाई नहीं दे रहा था। तभी वहाँ पर जियांग का ड्राइवर आता है जो जियांग का मैसेज लेकर आया था कि वो मीटिंग में अभी भी फंसा हुआ है। वो नहीं चाहता कि नान और उसकी फैमिली उसका वेट करे, इसीलिए उसने रेस्टोरेंट में उनके लिए डिनर बुक किया है जहाँ वो ड्राइवर उन्हें ले जाने आया था। ये सुनकर डैड गुस्सा हो जाते हैं और नान एक बार फिर से जियांग को कॉल ट्राई करती हैं, लेकिन इस बार भी वो रिस्पॉन्ड नहीं करता। तो वो ड्राइवर को जियांग तक ये मैसेज पहुंचाने के लिए कहती है कि अगर वो बिजी है तो वो इस मीटिंग को किसी और दिन रख लेंगे। फिर डैड अंदर आकर सभी को रेस्टोरेंट चलने के लिए मनाने लग जाते हैं, लेकिन शान इसके खिलाफ थी, क्योंकि इस तरह वो अचानक से प्लान चेंज नहीं कर सकता। पर डैड किसी की कोई बात नहीं सुनते और उन्हें तैयार होने के लिए कहते हैं। फिर हम इन लोगों को उस रेस्टोरेंट में देखते हैं जो कि काफ़ी बड़ा था और उसका एक रूम स्पेशली इनके लिए रिजर्व था, जिससे मॉम डैड तो काफ़ी इम्प्रेस हो जाते हैं। पर शियान अब भी परेशान थी क्योंकि डिनर में काफ़ी लेट हो चुका था। वहीं नान जब बाहर जियांग के बारे में उसकी सेक्रेटरी से पूछती है तो वो उसे बताता है कि मीटिंग के दौरान जियांग की बहस हो गई थी और उसके हाथ पर थोड़ी सी चोट लग गई, इसीलिए वो उनके लिए फर्स्ट एड लेकर जा रहा है। जहाँ थोड़ी देर बाद जियांग घबराता हुआ आता है क्योंकि वो काफ़ी लेट हो चुका था, जिसके लिए वो सभी से माफ़ी मांगता है। लेकिन नान उससे नाराज़ थी क्योंकि उसने उसे पहले प्लान चेंज
चेंज करने के बारे में इन्फॉर्म नहीं किया। इस पर जियांग उसे बताता है कि उसने नान को मैसेज किया था पर नेटवर्क ना होने की वजह से मैसेज डिलीवर नहीं हो पाया। इतने में वहाँ पर शेफ आ जाते हैं जिनके साथ जियांग ने पहले ही डिस्कस करके खाने का ऑर्डर दे दिया था और उसने मॉम डैड के खाने का अलग से ध्यान रखा था कि उन्हें क्या पसंद है और क्या नहीं। ये देखकर मॉम काफ़ी इम्प्रेस हो जाती है, लेकिन आन अब भी उससे नाराज़ थी और वो बाकी सभी से आज लेट होने के लिए माफ़ी मांगने के लिए कहती है। इस पर वो बिना हिचकिचाए उनसे माफ़ी मांग लेता है। फिर डैड जियांग की तारीफ करते हैं कि तुमने सिचुएशन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया, जिसके बाद नान का गुस्सा भी शांत हो जाता है। अब जब सभी लोग डिनर करने लगते हैं तब जियांग मॉम डैड से कहता है कि वो काम में बिजी रहता है पर वो नान का ख्याल रखने की और उसे खुश रखने की हमेशा कोशिश करेगा, जिसके लिए वो उनसे परमिशन मांगता है ताकि वो उसके साथ अपनी बाकी की ज़िंदगी गुजार सके। इस पर शियान उससे कहती है कि इस रिलेशनशिप के बारे में भी उन्हें हाल ही में पता चला है, इसीलिए अभी उन्हें चीज़ें समझने के लिए टाइम चाहिए, जिस पर जियांग भी एग्री करता है। डिनर के बाद फिर जियांग और नान वापस जा रहे थे तब नान जियांग का हाथ देख रही थी जिस पर चोट लगी हुई थी। वो उसे कहता है कि ये सीरियस नहीं है और उसे इग्नोर करने के लिए कहता है। नान उसे बताती है कि उसके डैड उसे मिलने के बाद काफ़ी खुश लग रहे थे, जो सुनकर उसे भी अच्छा लगता है। तभी जियांग ड्राइवर को नान को ड्रॉप करने के लिए कहता है क्योंकि उसे किसी और मीटिंग में भी जाना था। नान उसे बोलती है कि अगर तुमने मुझे चीट करने की कोशिश की तो मेरी सिस्टर तुम्हें छोड़ेगी नहीं। इस पर वो उसे प्रॉमिस करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। घर पहुंचने के बाद नान फिर जियांग के रूम में सोने के लिए आ जाती है। नान फिर शियान से जियांग के बारे में ओपिनियन लेती है कि वो उसे कैसा लगा। इस पर वो बताती है कि जो उसने सोचा था उससे जियांग काफ़ी अलग है, जबकि आज डैड ने उसे एक लिस्ट दी थी उन सवाल की जो कि वो उसे पूछना चाहते थे। फिर शियान वो लिस्ट उसे भी दिखाती है, जिसे पढ़ते पढ़ते उन्हें उसमें एक क्वेश्चन दिखता है कि जियांग की डाउरी को लेकर क्या थॉट्स हैं। इस पर नान भी सोच में पड़ जाती है क्योंकि इस बारे में उसने जियांग से कभी बात ही नहीं की। शियान पूछती है कि क्या उसने पहले कभी प्री मैरिटल एग्रीमेंट की बात की है, और अगर वो ऐसा करता है तो इसका मतलब उसकी नज़र सिर्फ पैसों पर है, लेकिन जियांग तो उनसे ज़्यादा रिच है तो भला वो इनके पैसों का क्या ही करेगा। इसीलिए नानी से सीरियसली नहीं लेती, पर शियान उसे सजेस्ट करती है कि तुम्हें एक बार तो उससे इस बारे में बात कर लेनी चाहिए ताकि उसके रिएक्शन का पता चल सके। पर नान को जियांग पर पूरा भरोसा था कि वो उसके साथ कभी भी ऐसी ट्रिक नहीं करेगा क्योंकि वो तो हमेशा उससे अच्छे से ट्रीट करता है। इस पर आगे और कुछ बात किए बिना ही वो सो जाती है। अगले दिन शियान उठने के बाद नीचे आती है और डैड से पूछती है कि वो किससे बात कर रहे थे, तो वो जियांग के ड्राइवर का नाम लेते हैं। वो बताते हैं कि जियांग को जब मेरी कुकिंग स्किल्स के बारे में पता चला तो उसने अपने ड्राइवर को मेरा खाना लेने के लिए भेज दिया। इस पर शियान बोलती है कि वो तो सिर्फ आपको खुश करने की कोशिश कर रहा है और कुछ भी नहीं है। आपने क्वेश्चन की लिस्ट बनाई थी ना, पर उसमें से आपने कुछ भी नहीं पूछा। तो डैड कहते हैं कि उसके फाइनेंशियल स्टेटस से ही सारे जवाब दे दिए और कुछ पूछने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, जिनकी ये सारी बातें नान छुप कर सुन रही थी। फिर वो उनके सामने आ जाती है और देखकर काफ़ी खुश होती है कि वो जियांग की तारीफ़ कर रहे हैं। इतने में मॉम भी आ जाती हैं। वो बातें करने लग जाते हैं कि उनकी आंटी का हेयर सैलून खुलने वाला है तो उसकी ओपनिंग सेरेमनी के लिए उनकी पूरी फैमिली को इकट्ठा होना चाहिए, जिसके लिए सभी लोग मान जाते हैं। और ओपनिंग सेरेमनी वाले दिन पूरी फैमिली उनके हेयर सैलून पर आती है, जहाँ पर सभी को देखकर आंटी काफ़ी खुश थी और अपने पहले कस्टमर को फ्री में सर्विस देने का वादा करती है, पर सभी आगे आने से थोड़ा सा घबरा रहे थे। शाम को अब हम दैंग को देखते हैं जो कि अकेले ही घर पर इस ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो देख रहा था क्योंकि जोंग उसे अपने साथ नहीं ले गई थी। दूसरी तरफ जब मॉम जोंग और दैंग के बारे में पूछती हैं तो उन्हें पता चलता है कि उनकी फिर से आपस में लड़ाई हुई है। यही बात करते करते जब वो घर पहुंचते हैं तब शियान उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती हैं। इस पर वो बताते हैं कि वो आंटी के साथ खेल रही है, जो सुनकर वो जल्दी से उसे लेने के लिए जाती हैं ताकि कहीं आंटी उस पर अपनी हेयर स्टाइलिंग का टेस्ट ना करना शुरू कर दे। जब वो जल्दी से वहाँ पर पहुँचती है तो उसका डर एकदम सही निकलता है। आंटी ने उसका हेयर स्टाइल ही चेंज कर दिया था जबकि उसे कल स्कूल जाना था, और शान को ये इसीलिए पसंद नहीं था क्योंकि बचपन में आंटी ने उसके बाल भी ऐसे ही स्टाइल कर दिए थे, जिससे एम्बैरसमेंट की वजह से शान को स्कूल में अपना सर उठाने में भी शर्म आ रही थी। अब गाँव यहाँ शान से कल के लिए माफ़ी मांगने लग जाता है। इस पर शान बताती है कि उसे बुरा लगा था जब उसने ये कहा कि वो उसे पैसे नहीं ले सकता, भले ही उन दोनों के रोल्स फैमिली में अलग हो, पर वो इतने टाइम से साथ में है। शान उसे थैंक्स भी कहती है कि वो उसकी फैमिली की हमेशा मदद करता है। इस पर गाँव भी उसे थैंक्स कहता है क्योंकि उसके सपोर्ट के बिना वो कभी भी अपनी PhD नहीं कर पाता, जिसमें बस कुछ ही महीने बचे हैं। शान बोलती है कि क्यों ना इसके बाद वो ब्रेक लेकर ट्रिप पर चले।
फिर शी का हेयर स्टाइल होने के बाद आंटी शियान को भी अंदर आने के लिए कहती हैं, जो सुनकर वो जल्दी से अपनी बेटी को लेकर भाग जाती है। अब क्योंकि ये लोग तो भाग गए थे तो आंटी नान को ही पकड़ लेती है और उसे अंदर ले जाती है। दूसरी तरफ हम दैंग को देखते हैं, जो कि फिर से अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहा था। उसे इस बात से काफ़ी बुरा लग रहा था कि इस ओपनिंग सेरेमनी में हर कोई था सिवाय उसके। इस पर उसका फ्रेंड उसे कहता है कि तुम्हें एक बार अपनी वाइफ से बात करके प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेना चाहिए, लेकिन उसके लिए अब कोई भी बात मायने नहीं रखती। वो भी अब अलग होने की बात करने लग जाता है तो उसका दोस्त उसका साथ देने लग जाते हैं और अपने डिसीजन पर आगे बढ़ने को कहते हैं। देर रात को फिर दैंग जब वापस से घर पहुंचता है तो वो हिम्मत करके जोंग के रूम में जाता है, जो कि सो चुकी थी। पर फिर भी दैंग उसके पास जाता है उसे बात करने के लिए। जोंग उठ जाती है और उसे अपने रूम से निकालने के लिए मारने लगती है, जिससे कि वो बेड से नीचे गिर जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि जांग अपनी इंजीनियरिंग टीम को देखता है, जिन सभी ने बाल डाई किए हुए थे। उसका एम्प्लॉय बताता है कि वो सभी नान की आंटी की शॉप के लिए मदद करने गए थे, तो उन्होंने उन्हें फ्री में बाल डाई करके दे दिए। तो जांग उन्हें ये बात अपने तक ही रखने के लिए कहता है, जिसके बाद वो अपना मेडिकल चेकअप कराने के लिए चला जाता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म होता है। तो गाइस ये थी आज के वीडियो एंड होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपसे फिर मिलते हैं इस ड्रामा के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए गुड बाय।